अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडियो 360। नाज़रीन, डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट टू जिन्होंने 52 साल के बाद अपनी बादशाहत अपने बेटे को मुंतकिल कर दिया और ये डेनमार्क की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक बादशाह जो है उसने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बादशाहत जो है वो आगे अपने ख़ानदान को मुंतकिल कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेनमार्क में एक रवायत है कि हर साल 31 दिसंबर को डेनमार्क की क्वीन या जो डेनमार्क का किंग है वो अपनी कौम से खिताब करते हैं, उनको आइंदा आने वाले साल की मुबारकबाद देते हैं। तो इस दफ़ा भी जब 31 दिसंबर को हस्बे मामूल डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट टू ने अपनी कौम से खिताब किया, तो इस खिताब में उन्होंने अपनी कौम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। वो ये कि अब वो डेनमार्क की बादशाहत जो है वो अपने बेटे फ्रेडरिक को मुंतकिल कर रही हैं और वो अपनी बादशाहत से रिटायरमेंट ले रही हैं। ये ना सिर्फ डेनमार्क के लिए बल्कि मलका के अपने ख़ानदान के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। जी, इस दफ़ा 2024 को 14 जनवरी को मार्गरेट टू को डेनमार्क की बादशाहत संभाले हुए 52 साल हो गए थे। 14 जनवरी 1972 को इन्होंने अपने वालिद की वफ़ात के बाद इन्होंने डेनमार्क की जो है वो बादशाहत संभाली और ये डेनमार्क की तारीख की पहली खातून बादशाह हैं। इससे पहले जो है वो डेनमार्क में रिवाज नहीं था और इसके लिए बाकायदा तौर के ऊपर इनके आइन में तब्दीली की गई और फिर बादशाहत इनको मुंतकिल हुई। अब क्योंकि जो है वो क्वीन मार्गरेट 83 इयर्स की हो गई हैं और वो ये नहीं समझती कि उनकी सेहत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि वो एक्टिवली जो है वो अपने जो बादशाहत के मामलात हैं उसको देख सकें। तो इसीलिए उन्होंने जो है वो अपनी बादशाहत अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी में ही मुंतकिल करने का ऐलान किया। अब ये क्वीन की अपनी फैमिली, ख़ास तौर पे जो डेनमार्क के नए किंग हैं फ्रेडरिक, उनके लिए भी एक बड़ा सरप्राइज़ इसलिए था क्योंकि 31 दिसंबर से पहले और तकरीर ये जो अपनी हर साल अपनी कौम से खिताब करते हैं उससे तकरीबन 3 दिन पहले उन्होंने अपने बच्चों को भी सिर्फ 3 दिन पहले ही बताया था। तो इसीलिए उनके लिए भी बड़ा सरप्राइज़ था और एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास भी शायद इतना टाइम नहीं था कि वो इन चीज़ों को, ये जो डेनमार्क में बादशाहत की मुंतकिली होनी है उसके इंतजामात को जो है वो एक भरपूर तरीके से देखें। मगर बहरहाल जब उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया तो ये जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने इस प्रोसेस को मुकम्मल करवाना था उन्होंने जो है वो एक आप कह लीजिए रोलर कोस्टर की तरह काम किया और बादशाहत की मुंतकिली हुई। अब इस दफ़ा जब 14 जनवरी 2024 को ये बादशाहत की मुंतकिली होनी थी तो कोपनहेगन, ना सिर्फ कोपनहेगन बल्कि पूरे डेनमार्क में एक जश्न का समा था, क्योंकि इससे पहले जब भी होता था तब कोई बादशाह अगर वो मर जाता था तो बादशाहत मुंतकिल होती थी, तो एक मिला जुला रुझान होता था। मगर इस दफ़ा क्योंकि क्वीन मार्गरेट जो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही इस चीज़ को मुंतकिल करने का ऐलान किया तो पूरे डेनमार्क में एक जश्न का समा था। और मैं आपको किंग फ्रेडरिक के बारे में भी बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज़ ये बता दूँ कि इस जो है वो बादशाहत की मुंतकिली का अमल इतना स्मूथ था और इतना जो है वो टाइम के मुताबिक था जो कि हमारे ममालिक में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं होता। इवन पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो हम 5, 10, 15, 20 मिनट की देर को कुछ भी नहीं समझते। तो ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि हमें टाइम का एहसास हो, क्योंकि जो पढ़ी लिखी कौमें होती हैं वो किस तरह अपने स्केड्यूल को फॉलो करती हैं जो उन्होंने खुद बनाया होता है। अब जब 14 जनवरी 2024 को इस चीज़ का जो है वो ये एक पूरा प्रोसेस होना था, तो उसका बाकायदा तौर के ऊपर एक टाइम टेबल जो इनकी अपनी रॉयल फैमिली की वेबसाइट है उसके ऊपर पब्लिश किया गया और उसमें जो है वो ये बताया गया कि तकरीबन 1:35 पे जो नए बादशाह हैं फ्रेडरिक और वो उनकी मिसेज और वो अपने बच्चों के साथ वो अपने घर से जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से निकलेंगे। फिर उसके ठीक 2 मिनट के बाद क्वीन मार्गरेट जो है वो अपनी बगी में जाएंगी क्रिस्टनबॉसलॉट जहाँ पे ये प्रोसेस होना था। और उसके बाद 2 बजे, दोपहर 2 बजे, एग्जैक्ट 2 बजे ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होना था, क्योंकि वहाँ पे एक बाकायदा तौर के ऊपर मीटिंग होती है और उस मीटिंग में नए आने वाले किंग और ये मार्गरेट टू ये बैठी थी और इसके साथ जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं डेनमार्क के, क्योंकि यहाँ पे मैथे फ्रेडरिक्सन खातून वज़ीर आज़म है वो वहाँ पे थी। तो 2 बजे एक रस्मी कार्रवाई हुई जिसमें मार्गरेट ने अपना एक कॉन्सेंट साइन किया, कुछ पेपर से वो उन्होंने आराम से साइन किया और वो साइन करने के बाद 2:15 पे वो उन्होंने उस पैलेस से वो चली गई। और उसके बाद
15 मिनट के बाद ही जो फ्रेडरिक जो नए किंग बन चुके थे उस वक़्त, उन्होंने जो है वो जो भी उनके शाही मेहमान आए हुए थे उन्होंने उनकी देखभाल की। और फिर ठीक आधे घंटे के बाद जो है वो डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने आके प्रोक्लेम किया। यहाँ पे होता यूँ है कि जब भी बादशाहत की मुंतकिली होती है तो सबसे पहले जो उस वक़्त का वज़ीर आज़म होता है वो क्रिस्टियन बोसलॉट की जो है वो बालकनी से बाहर आके जो भी लोग नीचे होते हैं अपनी आवाम को, अपने मुल्क के लोगों को बताते हैं कि अब नए बादशाह जो हैं वो ये हैं। तो उन्होंने आके इस चीज़ का ऐलान किया और फिर उसके थोड़ी देर के बाद ही जो है वो किंग फ्रेडरिक वो आए। उन्होंने जो है वो आए तो बेसिकली वो वज़ीर आज़म के साथ ही थे। तो उसके बाद उन्होंने अपनी कौम को जो है वो एक छोटा सा एड्रेस किया, उनसे मुबारकबाद वसूल की और उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ भी बाहर आए। और 5 बजे जो है बाकायदा तौर के ऊपर, क्योंकि जो भी किंग होता है उनकी अपने ऑफिशियल बैनर्स होते हैं, अपने ऑफिशियल लोगो होते हैं, तो वो सारी जो बैनर्स चेंज की या फ्लैग्स की या लोगो की मुंतकिली थी वो होगी। तो ये कहने का मकसद ये है कि इतना स्मूथ प्रोसेस था कि ज़रा सी भी टाइम जो है वो डिले नहीं हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो सड़कों के ऊपर कैसा हाल था, क्या चीज़ें हुई उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ज़ाती तौर के ऊपर इस चीज़ को विटनेस किया है। तो शहर में एक पूरा जश्न का समा था और सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि दोपहर तकरीबन 1:35 पे जब किंग फ्रेडरिक और उनकी मिसेस मैरी जो हैं वो अपने घर से निकलती हैं, उनके घर से लेके जहाँ पे उन्होंने जाना था, जिस अपनी शाही रिहाइश गाह पे जाना था, उसका फासला वैसे 3-4 मिनट से ज़ायद का नहीं है। तो वो अपनी गाड़ी में आए और भरपूर जश्न का समा था, उनको पूरा शाही प्रोटोकॉल था और लोग जो हैं वो उनके लिए नारे लगा रहे थे। और इसी तरह 2 मिनट के बाद जब क्वीन आई वो अपनी गोल्ड की बग्गी में आई तो उन्होंने भी जो है इसी तरह ही लोगों का भरपूर जोश देखा, उनसे मुबारकबाद वसूल की, उनसे दाद ली और उसके बाद जब ये वापस भी गए तो ऐसा ही हुआ। अच्छा, अब किंग फ्रेडरिक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ इनके हवाले से, और क्योंकि अब ये 55 साल के हैं, लगते बड़े यंग हैं और बड़े एक्टिव हैं। इनके बारे में तफसील से मैं किसी दिन बाद में आपसे जो है वो शेयर करूंगा, मगर अभी ये बता दूं कि ये जो है 26 मई 1968 को ये पैदा हुए थे और अब इनकी उम्र, जब इन्होंने बादशाहत संभाली है तो ये 25 साल के हो गए हैं। और ये बड़े पढ़े लिखे किंग हैं, इन्होंने MSc पॉलिटिकल साइंस में की हुई है और ये डेनमार्क की हिस्ट्री के पहले रॉयल पर्सन हैं जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल की है। इन्होंने जो है वो यहाँ पे एक शहर है ओडेंसे, वहाँ पे आरहुस है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इन्होंने अपनी MSc की तालीम हासिल की और इसके बाद ये उसी प्रोग्राम के तहत 1 साल के लिए इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो US में है वहाँ पे भी इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर यूनाइटेड नेशन में जो है वहाँ पे भी इन्होंने सर्विसेज दी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो किंग फ्रेडरिक हैं ये इनके पास जो डेनमार्क की आर्म फोर्सेस हैं, जिसमें आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, ये तीनों में इन्होंने इसकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की हुई है और बड़े एक्टिव थे। ऐसा नहीं है कि जिस तरह हमारे ममालिक में होता है कि आप किसी को अजाजी, आप किसी को वाइस चांसलर बना देते हैं या किसी को कोई डिग्री दे देते हैं, बल्कि इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इनका आर्मी में और एयर फोर्स में इनका जनरल का रैंक है और नेवी में ये एडमिरल का इनका रैंक है और ये अभी तक ये बड़े एक्टिव थे। और उसके साथ साथ जो है ये क्योंकि स्पोर्ट्स में भी बड़े एक्टिव रहे हैं और स्पोर्ट्स में ये बाकायदा तौर के ऊपर बड़े एथलीट रनर भी हैं, इन्होंने बड़ी मैराथन जो है वो भी इन्होंने पार्टिसिपेट उसमें किया। और अब जब इनकी 50th बर्थडे थी 2018 में, तो इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर एक रॉयल रन के नाम से एक कोपनहेगन में एक जो है वो रेस शुरू की, जो कि अवाम के लिए होती थी, जिसमें ये खुद और इनकी फैमिली भी शिरकत करते थे ताकि लोगों में जो है वो एक बड़ा अपना सा रुझान रहे। तो ये वैसे एक बड़े अवामी किस्म के किंग भी हैं। अच्छा, अब इनकी फैमिली के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि ये जो है शादीशुदा है। इनकी शादी जो है वो 2004 में हुई और इनकी शादी किसी रॉयल फैमिलीज में नहीं हुई, ना ही किसी डैनिश खातून से हुई, बल्कि इनकी शादी जो है वो एक
ऑस्ट्रेलिया की मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं मैरी, अब तो खैर वो प्रिंसेस हैं बल्कि क्वीन है, उनके साथ इनकी शादी हुई। और ये जो है वो जब ऑस्ट्रेलिया में ईयर 2000 में ओलंपिक्स हो रहे थे तो ये डेनमार्क की तरफ से वहां पे गए, तो वहां पे पहली दफा जो है वो इनकी मुलाकात एक पब में हुई। आप कह लीजिए कि जो है वो ड्रिंक करते हुए इनकी मुलाकात हुई। और क्वीन मैरी का ये कहना है कि उस वक्त तक इनको भी नहीं ये मालूम था कि ये जो है वो डेनमार्क के क्राउन प्रिंस हैं। और फिर कुछ अरसे तक इनके जो हैं वो मामलात आपस में चलते रहे। और जब इनको ये लगा, और यहाँ पे रॉयल फैमिली में ये मामलात तय पा गए कि जो है ये अब शादी कर सकेंगे उनके साथ, तो यहाँ पे वो एक स्टेट काउंसिल का इजलास होता है सालाना। तो 8 अक्टूबर 2003 को जो क्वीन मार्गरीत हैं उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और बाकायदा तौर के ऊपर अनाउंस कर दिया कि किंग फ्रेडरिक जो हैं वो अब क्वीन मैरी, उस टाइम तो क्वीन नहीं थी, जो मैरी थी ऑस्ट्रेलियन मार्केटिंग कंसल्टेंट, उनके साथ इनकी शादी तय पाई है। और फिर बाकायदा तौर पे 14 मई 2004 को इनकी शादी हो जाती है। और अब इनके जो हैं वो 4 बच्चे हैं। जो इनके बड़े बेटे हैं वो प्रिंस क्रिश्चियन है, और उसके बाद इनकी एक बेटी, और उसके बाद 2 जुड़वा बच्चे हैं जो कि एक बेटा और एक बेटी है। अच्छा, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि किंग फ्रेडरिक जो हैं ये एक बड़े पब्लिक और सोशल किस्म के किंग हैं। ये जब प्रिंस भी थे तब भी ये लोगों में बड़े उठते बैठते थे, घुलते मिलते थे, आम लोगों में ये जाते थे। और लोग इनसे जो है वो डेनमार्क के लोग इनसे बड़े खुश हैं, बड़ी अपनाइयत इनको मिलके होती है। तो ये डेनमार्क की हर लिहाज से बड़ी अच्छी तरह से नुमाइंदगी करते हैं। जिस तरह मैंने आपको ये भी बताया कि ये रॉयल फैमिली में पहले जो है वो एक रॉयल हैं जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल की। तो इनका जो है वो इस हवाले से, ख़ास तौर पे साइंस के हवाले से और स्पोर्ट्स के हवाले से ये बड़े एक्टिव हैं। ये अपने मुल्क को भी उस लिहाज से आगे देखना चाहते हैं, और यही वजह कि ये लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। खा कोई भी हो, इन्हें सेलिंग का बड़ा शौक है। ये मैंने आपको बताया ये रनर भी हैं, तो इस तरह की चीज़ें बड़ी करते हैं। ये डेनमार्क को जो है वो नई दुनिया में आगे लेके जाना चाहते हैं। और इन्होंने इस हवाले से जो आज का मॉडर्न डेनमार्क है, इन्होंने अपनी वालदा के साथ इस डेनमार्क को यहाँ तक पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। और लोग जो हैं, ख़ास तौर पे डेनमार्क के लोग, वो इनसे और बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि ये एक्टिव भी हैं। ये इनमें वो वाला नहीं है कि जो अपनी बालकनी से सिर्फ हाथ हिला के जो है वो अपने आप को किंग जाहिर करते हैं। नहीं, ये हर लिहाज से बड़े सोशल हैं, बड़े पब्लिक हैं, और ये अवाम को सुनते हैं, अवाम में जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, और इनमें कोई भी इस तरह का नहीं। और मैं सबसे बड़ी आपको एक बात बताऊं कि जब इन्होंने अपना किंग का ओहदा संभाल लिया, ये किंग बन गए, तो अगले दिन पार्लियामेंट हाउस में इनकी जो है वो एक रिसेप्शन थी पार्लियामेंट के अंदर, बाकायदा तौर के ऊपर एक इनका प्रोग्राम होता है। तो जब ये अपने घर से पार्लियामेंट पे आ रहे थे, क्योंकि हर चीज़ जो है वो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होती है, कवर होती है, तो आप यकीन मानिए कि 2 या 3 गाड़ियों के अलावा इनका कोई प्रोटोकॉल नहीं था। और जो क्वीन मार्गरीत थी उनके आगे सिर्फ एक गाड़ी थी पुलिस की, जो कि सिर्फ रूट को क्लियर करवा रही थी। और कोई ऐसा नहीं था जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि अगर किसी सेक्रेटरी ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी बड़े ओहदेदार ने गुजरना हो तो पूरी सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं सिक्योरिटी के नाम पे या उनको प्रोटोकॉल देने के नाम से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ना कोई इशारे बंद हुए, ना कोई ट्रैफिक रुकी, बल्कि जब जिस तरह एक एम्बुलेंस ने गुजरना होता है या एक किसी सरकारी ओहदेदार ने गुजरना होता है, तो एक पुलिस की गाड़ी जो है वो आगे सिर्फ उसको एस्कॉर्ट कर रही होती है, उसके लिए रास्ता बना रही होती है। तो सिर्फ इतना ही प्रोटोकॉल था। तो अब ये देख लिए कि एक किंग जो है, एक रॉयल फैमिली, उनके लिए यहाँ पे जो है वो उनके गुजरने के लिए कोई आम पब्लिक को किसी किस्म की मुसीबत में नहीं डाला जाता। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक जेस्चर है। और क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये वैसे ही बड़े पब्लिक किस्म के लोग हैं, यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको बादशाह का नाम सुनते ही आपके ज़हनों में एक दहशत सी तारी हो जाए। तो ये बिल्कुल अवामी है। ये हर लिहाज से जब ये फ़ौज में इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये एक जो है वो रॉयल फैमिली के हैं तो इनके साथ स्पेशल कोई इनको ट्रीटमेंट मिलना है। जब ये प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में भी गए हैं, कोई ऐसा नहीं था। यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा नहीं है। बाकायदा तौर पे इन्होंने अपने मुल्क के लिए फॉरेन सर्विसेज में भी जो है वो, मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस में भी इन्होंने काम किया। तो कोई ऐसा वो नहीं है।
तो अब क्योंकि बाकायदा तौर के ऊपर ये किंग बन गए हैं, किंग फ्रेडरिक दी 10th हैं और इन्होंने अपनी एक नई इनिंग्स का आगाज किया है। तो अब ये देखते हैं कि डेनमार्क को ये आगे लेके किस तरह चलते हैं और किस तरह जो है वो बाहर की दुनिया खास तौर पे वो इनसे ताल्लुकात बनाती हैं, क्योंकि इनकी वालदा जो है मार्गरीट टू वो खुद एक बड़ी मिलनसार हैं। उनका एक बड़ी अच्छी प्रोफाइल है, बाहर की दुनिया में बड़े अच्छे रैंक पे आती हैं, या जिन्हें आप कहें कि बड़ी अच्छी वो बड़ी पॉपुलर रही हैं, बड़ी वो डाउन टू अर्थ लेडी भी हैं, वो हम्बल भी हैं। यही वजह है कि जब इन्होंने ऐलान किया अपनी बादशाह से रिटायरमेंट का, तो लोग बाकायदा तौर के ऊपर जिसे कहते हैं कि लोग रोए, क्योंकि वो इनसे इतने खुश थे, कोई तंग नहीं थे, इतने खुश थे क्योंकि उन्होंने डेनमार्क के लिए बहुत काम किया, लोगों के लिए कभी कोई परेशानी नहीं उस तरह डाली जिस तरह हमारे जहनों में एक किंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो यही उम्मीदें जो है वो किंग फ्रेडरिक से हैं। तो अभी देखते हैं कि किंग फ्रेडरिक और क्वीन मैरी जो हैं वो अपनी वालदा की लेगेसी को लेके आगे किस तरह चलते हैं और किस तरह जो है वो डेनमार्क की तरक्की में और डेनमार्क के लोगों को जो है वो एक वही अपनाइत अपने बादशाहत के बाद देते हैं, जैसा कि उनकी वालदा देती थी, या जैसा जब ये क्राउन प्रिंस थे तो वो देते थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें।